करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त में बात करेंगे सियासत में दरअसल नारे तो बहुत गूंजते हैं, लेकिन जब जांच की दस्तक होती है तो नारों से ज्यादा मायने रखता है हिसाब। और यही हिसाब अब दिल्ली में मांगा जा रहा है पिछली सरकार से। दिल्ली में कट्टर ईमानदारी के इसी दावे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने कट्टर ईमानदारी को अपनी सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनाया, उसके एक और बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोपों की गाज फिर से गिरी है। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी के मुताबिक मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि एसटीपी अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के टेंडर की तकनीकी शर्तों के लिए उसमें इस तरह के बदलाव किए गए कि एक खास कंपनी को फायदा मिले और प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए। जांच का सबसे गंभीर पहलू डिजिटल सबूत है। एसीबी के मुताबिक मेल, व्हाट्सएप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पता चला है कि टेंडर की शर्तें और कॉरिजेंडम आधिकारिक जारी होने से पहले ही निजी कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के बीच साझा किए जा रहे थे। यानी शक की सुई इस ओर है कि कहीं टेंडर पहले से तय और सरकारी प्रक्रिया बाद में तो नहीं हुई। एसीबी के मुताबिक करीब 1,52,00,000 रुपए की कथित मनी ट्रेल भी सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि रकम एएन इंटरप्राइजेज और दूसरी संस्थाओं के जरिए तत्कालीन डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के खातों तक पहुंची। सत्येंद्र जैन पर यह पहला गंभीर मामला नहीं है। मई 2002 में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 18 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत मिली थी। उस मामले की जड़ 2017 की सीबीआई एफआईआर में थी, जिसकी आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी इसमें शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। जैन ने इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर राजनीतिक कार्रवाई बताया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। तो बीजेपी का पलटवार है कि यह बदले की राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार और मनी ट्रेल का हिसाब है। बीजेपी के मुताबिक कट्टर ईमानदार कहने भर से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। ईमानदारी का असली इम्तिहान हिसाब देने पर होता है। अब मामला अदालत और जांच एजेंसी के सामने है, लेकिन सियासी सवाल अपनी जगह है कि जो पार्टी खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग और कट्टर ईमानदार बताती रही, उनके नेताओं पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं? क्यों नारों की चमक जांच की कसौटी पर भी कायम रहेगी? ये देखना होगा। या फिर ईमानदार राजनीति और हकीकत के बीच दूरी एक बार फिर से और गहराएगी और बढ़ेगी। तो बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके साथी मंत्री, उन सब की पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है। दिल्ली विधानसभा में भी 19 सीएजी की रिपोर्ट्स केजरीवाल की सरकार की पोल पट्टी खोल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि फर्जी मामलों में सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं, वहां संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनको एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठे 2 साल पुराने मामले में, जब वो थे भी नहीं तब उस वक्त जेल में थे, उस मामले में उठा के उनको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के। सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, आगे भी बाइज्जत बरी होंगे। और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर
जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो। ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब बार बार बात कही जा रही है कि कट्टर ईमानदार बताते रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा मंत्रालय, और एक बार फिर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। निखिल, दिल्ली बदलने आए थे जब ये आपकी टीम ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, आपको याद होगा अन्ना मूवमेंट के बाद, तो सच में लोगों को लग रहा था उस समय में कि ये राजनीति जो है देश में बदलने वाली है और काफ़ी लोग इस बात से उत्साहित थे। लेकिन ये हुजूर के और सर जी के का जो राजनीतिक उदय रहा, वो किस तरह से आप ये देखिए कि शीश महल ने उनको एक तरह से बेनकाब कर दिया उस कट्टर ईमानदार वाली उस छवि को। और उसके बाद आप देखिए कि आप दिल्ली में जो कुछ चेंज करने के लिए आए थे, तो सबसे बड़ा दिल्ली की जो अभी कॉलोनियाँ हैं, नई नई कॉलोनी बनी, दिल्ली में पानी की समस्या थी, यमुना के शुद्धिकरण की समस्या थी, और उसमें दिल्ली जल बोर्ड का एक सबसे बड़ा रोल था। दिल्ली जल बोर्ड का आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरा दिल्ली जल बोर्ड एक तरह से माफिया, जो टैंकर माफिया है उसके हाथों में एक तरह से एक बंधक बना हुआ दिल्ली जल बोर्ड है। तो ऐसा क्या हो गया कि अगर ये सत्येंद्र जैन जिस समय में मंत्री थे और जो सीओ साहब, राय साहब उसके ये थे, अब आप देखिए वो आलीशान महल, आलीशान बंगला तो वो सीओ के लिए बन रहा था। एक जो आप ये देखिए कि पूरा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसको अपने लिए चिन्हित किया था, उनमें ऑफिसर सबको घर दिया गया था। लेकिन सवाल हुआ कि क्या उन लोगों को पानी मिला जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड में एक सुधार के और एक रिफॉर्मेशन के लिए आए थे? अब ये कोई कल्पना कर सकता है कि एसटीपी प्लांट में ये घोटाला है, कोई कल्पना कर सकता है कि नाली और इसको सफाई के में ये घोटाला है। तब सवाल ये है कि आपकी नीयत ही नहीं थी इन सब चीज़ों को लेके। आपको हर चीज़ में अगर कट मनी का ये था, जो शराब का जो एक्साइज वाला आपका घोटाला है, वो अगर दिल्ली में आप एक्सपोज किया, तो आप देखते रहिए जो अभी कह रहे थे हर्ष मल्होत्रा कि जितने सीएजी की रिपोर्ट है, अगर कायदे से अगर उसकी जाँच हो जाए तो आम आदमी पार्टी का ये सारी छवि और जितने भी वो दलील दे रहे हैं सब एक तरह से पानी में धुल जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड इसकी एक शुरुआत है जी। एक राजनीतिक दस्तूर सा बन गया है विनोद जी की अगर जब आरोप लगे तो कह दो कि राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पंजाब के चुनाव है इसलिए बीजेपी हमारे खिलाफ इस तरह का अभियान चला रही है। पॉलिटिकल पार्टी का ये विक्टिम कार्ड होता है निखिल, और ये विक्टिम कार्ड कहीं कहीं लोगों में एक तरह से इमोशनल ये भी बनाता है। तो जाहिर सी बात है वो पंजाब के प्रभारी हैं, तो पॉलिटिकल एक तरह से विक्टिम कार्ड संजय सिंह खेल रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विक्टिम कार्ड होता है, चाहे वो आप गांधी परिवार में किसी को अगर करप्शन के चार्ज में, इवन की रॉबर्ट वड्रा पे भी आप करिए तो वो भी एक विक्टिम कार्ड हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करप्शन के चीज़ों में उनको लाना और कोर्ट के सामने में उसको खड़ा करना मुश्किल। मुझे लगता है कि भारत में इन दिनों में तो एक तरह से एक फैशन बन गया है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे करप्शन के चार्जेस होंगे वो सीधे सीधे अपने लोगों के बीच उसका विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो संजय सिंह को इसमें फ़ायदा लगता है कि अगर सत्येंद्र जैन जी को अगर वो विक्टिम कार्ड बना के, विक्टिम बना के पंजाब में इसको ये करते हैं तो लोगों को में लगेगा कि भाई उसका एक प्रभारी है और उसको एक दिल्ली जल बोर्ड के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक तो ताज़ा अपडेट्स आप हमारे साथ साझा करें। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है सत्येंद्र जैन और उनके जो साथ में कल्प्रिट्स हैं। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं दरअसल, क्योंकि संजय सिंह कह रहे हैं कि पंजाब की राजनीति प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमारा सवाल यह है कि दिल्ली के लोग आखिर क्या सोचते हैं, दिल्ली की सियासत कैसे प्रभावित होगी इससे? देखिए, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट के फैसले के बाद अगर आप देखिए, अगर इनको जिस तरीके से मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई पड़ रही है, एक बार मैं निवेदन करूंगा कि टेक्निकली थोड़ा इसको ठीक कर दिया जाए।
जी जी जी, आप एक काम करिए कि अपना ईयरफोन अपने कान से निकाल दीजिए और मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। जी। लगातार कोर्ट में ये दलीलें दी गई। एसीपी ने कहा कि जिन आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है, हमें ये आशंका है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, और यही वजह है कि जो अंकित श्रीवास्तव इसमें एक आरोपी हैं, उनकी पुलिस कस्टडी मांगी गई है। साथ ही 5 आरोपियों यानी कि सत्येंद्र जैन को मिला के जो 5 आरोपी हैं, उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग एसीबी की तरफ से की गई है। सत्येंद्र जैन ने भी इस पूरे मामले में एक लंबी चौड़ी अपनी दलील पेश की, और आप समझिए कि 2 बजे के आसपास इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद वापस से ये सुनवाई शुरू हुई, तो लगभग 3 से 4 घंटे की सुनवाई के बाद लंबी चौड़ी दलीलें रखी गई, और अब इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह जो है स्पेशल जज सीबीआई, वो इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। लेकिन इन सबों के बीच में एक बात तो तय है कि आखिरकार जो 1546 करोड़ रुपए का टेंडर था, वो बढ़ के 1938 करोड़ का कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा एसीबी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कोर्ट में कही है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है, मनी ट्रेल का पता चला है, और ये लेन देन जो है उसकी व्हाट्सएप चैट भी हमें बरामद हुई है। तो जब व्हाट्सएप पे आरोपियों के बीच में हवाला लेन देन की बात हुई है, तो हम कैसे ये ना माने कि इनके बीच में लेन देन हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ और चीजों का जिक्र किया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि 40A1, जैसा कि बचाव पक्ष ने यह कहा कि जब हमने 41A का नोटिस 3 अगस्त को हमें सर्व किया गया था, उसके बाद 5 अगस्त और उसके बाद एक एक करके सभी जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं, सभी इस नोटिस के बाद पूछताछ में शामिल हुए, तो आखिरकार उनकी गिरफ्तारी की गई। तो साफ तौर पर यह कहा गया कि 41A में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ सस्पिशियस एसीबी को लगता है तो अरेस्टिंग जरूरी हो जाती है। इसके अलावा साथ ही यह भी कहा है कि हवाला जांच में अभी हवाला का जो लेन देन है वो पेंडिंग है, उसकी जांच हर एंगल पर अभी नहीं हो पाई है, इसलिए भी कस्टडी जरूरी हो जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र एसीबी की तरफ से किया गया। अब सत्येंद्र, मैं वही कह रहा हूं कि एसीबी ने कई सारी चीजें रखी हैं, फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसी के बाद दिल्ली की जनता भी फिर अपनी राय मशवरा करती है, राय बनाती है। हालांकि पॉलिटिकल इसमें जो कुछ भी रायशुमारी हो वो अलग बात है। अब मैं आपको बताऊं सत्येंद्र जैन ने कोर्ट के अंदर क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए एसटीपी बनाए जाते हैं जिससे उसमें गंदा पानी ना जाए, वो हमने किया, ये हमारा चुनावी वादा था। उन्होंने यहां से अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेरे पास 8 मंत्रालय थे, मुझे तकनीकी जानकारी ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्निकली जानकारी ही नहीं थी। जो सीओ की तरफ से कहा गया, जो दूसरे अधिकारियों की तरफ से कहा गया, मेरे पास फाइल आई, उसके बाद उसको मैं वैसे ही देखता चला गया। अधिकारियों पर मैंने आंख मूंद करके भरोसा कर लिया, यानी कि गलती आपकी तरफ से हुई है और आप उसको अधिकारियों पर डाल दें, ये भी बहुत आसानी होती है। और उन्हें साथ ही ये भी सत्येंद्र जैन ने कहा कि 7 अगस्त को मुझे बुलाकर ऐसे टेक्निकल सवाल किए गए जिसका मुझे जवाब ही नहीं पता था, क्योंकि एसीबी इंटेंशनली मुझे आरोपी बनाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया है कि 30 मई 2022 को मुझे मंत्रालय से हटा दिया और मेरे पास कोई फाइल नहीं आई, और प्रोफाइल छोड़ने के बाद 6 से 7 महीने के बाद दिसंबर में ये टेंडर हुआ। तो आप ये बताइए कि जब मैं जेल में था तो बिना किसी प्रभार के, जब मेरे पास प्रभार ही नहीं था, तो इसमें मुझे आरोपी कैसे बनाया गया है? ठीक है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। एक तो सत्येंद्र जैन का यह कहना था कि अगर उस दौरान मैं, पहली जो आखिरी बात आपने कही है कि अगर मैं उस दौरान मंत्री नहीं था और मेरे पास विभाग नहीं था, मैं जेल में था, तो आखिर कोई ना कोई तो विभाग में था। तो यानी वो खुद ही अपनी ही पार्टी में, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, अगर शायद वो उनका विभाग उनके पास था तो उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरी बात, घोटाला हुआ है, घपला तो हुआ है, ये सामने चीज़ें एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है। जैसा कि आपने बताया कि 1500 करोड़ से 1900 करोड़ का टेंडर कैसे पहुंच गया, तो अगर जो 400 करोड़ के आसपास का या जो भी घोटाला हुआ है, जितना भी अमाउंट का, तो वो घपला हुआ है, किसने किया है, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। और उस मंत्री के तौर पर, विभाग के मुखिया के तौर पर सवाल उन पर ज़रूर पूछा जाएगा, और यही सवाल दरअसल दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित, इस पूरी खबर तक हमको पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर गर्म क्यों है। ब्रेक के बाद